हाँ हाँ ठीक। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। और सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार ली मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य मंत्रियों ने भी ली पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में रहे मौजूद। नागालैंड में नई सर्वदलीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। नेफ्यू रियो ने 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। यामथुंगो पैटर्न के साथ टी.आर. जेलियांग ने राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में ली शपथ। 9 अन्य कैबिनेट मंत्रियों को भी दिलाई गई शपथ। राज्य की पहली महिला विधायक को भी बनाया गया मंत्री। पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता समारोह में हुए शामिल। नए सामर्थ्य के साथ बढ़ रहा है नया भारत। वित्तीय क्षेत्र पर बजट के बाद वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री। कहा, बैंकिंग सिस्टम की मजबूती का फायदा आखिरी छोर तक पहुंचाने का है समय। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की 11वीं गिरफ्तारी। हैदराबाद के व्यापारी अरुण पिल्लई को किया गिरफ्तार। इसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी ईडी कर रही है पूछताछ। जन औषधि दिवस पर आज देश भर में सरकार की ओर से कई आयोजन। सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का है मकसद। इस बार की थीम है जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। वीमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच होगा मुकाबला। कल के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर शीर्ष स्थान पर पहुंची मुंबई इंडियंस। और देश भर में चढ़ा होली का खुमार, उड़ने लगे अबीर गुलाल। कल खेली जाएगी रंगों की होली। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने कोनराड संगमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिलांग स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रेस्टन टाइन सॉन्ग और श्रियाव भलंगधर ने मेघालय के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं राज्यपाल ने अन्य मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कोनराड संगमा ने अपने सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि वे अपनी पूर्ववर्ती सरकार के लिए किए गए जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाएंगे। नागालैंड की राजनीति के दिग्गज नेफ्यू रियो ने मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
राजधानी कोहिमा में आयोजित समारोह में राज्यपाल LA गणेशन ने उन्हें शपथ दिलाई। ये 5वीं बार है जब नेफ्यू रियो नागालैंड के CM बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा समेत BJP के दिग्गज नेता मौजूद रहे। और मेघालय की ही तरह यहां भी 2 डिप्टी CM बनाए गए हैं। BJP के यानथुंगो पैटर्न के साथ TR जेलियांग ने भी राज्य के डिप्टी CM के रूप में शपथ ली। नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 में राज्य की नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और BJP गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था। NDPP ने 40 और 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में NDPP और BJP ने क्रमशः 25 और 12 सीटें जीती थी। नागालैंड में इस बार विधानसभा में सबसे अधिक राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा और जीत कर भी आए। इसके बावजूद नागालैंड विपक्ष रहित सरकार की ओर बढ़ रहा है। लगभग सभी दलों ने राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी भाजपा गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया है। नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला विधायक सलहुतो ओनुओ क्रूस ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सलहुतो ओनुओ क्रूस को PM मोदी ने हाथ मिलाकर बधाई दी। नागालैंड विधानसभा में पहली बार 2 महिलाएं जीतकर पहुंची हैं। पश्चिमी अंगमी सीट से नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की उम्मीदवार सलहुतो नुओ क्रूस ने निर्दलीय उम्मीदवार को 7 वोट से हराया है, जबकि NDPP की ही उम्मीदवार हेकानी जाखलू ने दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्राइट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसके लिए देश में एक अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। इस वजह से घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है, साथ ही एक्सपोर्ट में भी वृद्धि आई है। PM मोदी ने साथ ही कहा कि जो बैंकिंग व्यवस्था 8 से 10 साल पहले डूबने की कगार पर थी, वो अब लाभ में आ गई है। उन्होंने कहा कि आज आपके पास एक ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय कर रही है और सरकार के नीतिगत निर्णयों में बहुत ही स्पष्टता, आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास है। RBI गांवों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए 75 गांवों को गोद लेगा। इन गांवों को डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदला जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पिछले 12 महीनों में UPI के माध्यम से भुगतान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष फरवरी में दैनिक UPI लेन देन 24 करोड़ था। इस वर्ष फरवरी तक यह आंकड़ा 50% बढ़कर 36 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मूल्य के संदर्भ में इन लेन देन की कीमत 6.27 लाख करोड़ रुपए है, जबकि फरवरी 2002 में यह राशि 5.36 लाख करोड़ रुपए थी। इसमें भी इस तरह 17% की बढ़ोतरी हुई है। दास ने RBI मुख्यालय में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के मौके पर बताया कि पिछले 3 महीनों के दौरान देश में
कुल डिजिटल भुगतान 1000 करोड़ रुपए के लेन देन से अधिक रहा है। यही नहीं, देश में 75% डिजिटल भुगतान यूपीआई से होते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देशव्यापी डिजिटल भुगतान सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 42% उत्तरदाताओं ने डिजिटल भुगतान का उपयोग किया है। उन्होंने यह भी बताया कि 28 फरवरी को एनईएफटी के माध्यम से सर्वाधिक 3.18 करोड़ रुपए के लेन देन हुए। साथ ही आरबीआई ने 48 करोड़ से अधिक कार्ड टोकन बनाए हैं और आज 26 करोड़ स्पर्श बिंदुओं पर डिजिटल भुगतान स्वीकार किए जा रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर ने इस अवसर पर हर भुगतान डिजिटल मिशन भी शुरू किया है। इसके अलावा आरबीआई गांवों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए 75 गांवों को गोद लेगा। इन गांवों को डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदला जाएगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से, हर पल डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया से प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम दोपहर को तिहाड़ जेल में इंटरोगेशन के लिए पहुंची। ये पहली बार है जब ईडी आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनकी जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सिसोदिया को 26 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की एक टीम ने आज लालू प्रसाद यादव से उनकी बेटी मीसा भारती के आवास पर पूछताछ की। सोमवार को सीबीआई ने उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना में पूछताछ की। करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को पेश होने के लिए समन भी जारी किया हुआ है। सीबीआई ने इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना स्थित उनके आवास पर सोमवार को पूछताछ की थी। इस संबंध में सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि राबड़ी देवी के घर की कोई तलाशी नहीं ली गई और न ही छापा मारा गया है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को उपलब्ध रहने की बात कही थी और जांच एजेंसी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए उनके आवास पर गई। गौरतलब है कि सीबीआई मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। विशेष अदालत ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों सहित अन्य आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। ये मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच
रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर ग्रुप डी की नौकरी दिए जाने से संबंधित है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न जोन्स में 2004 से 2009 के दौरान ग्रुप डी के पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले में उन लोगों ने या उनके परिवार के सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव और एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर अपनी जमीन दी। बाद में इस कंपनी का स्वामित्व प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने अपने हाथ में ले लिया था। और भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर जोरदार पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हम किसी विदेशी ताकत के भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर विरोधी रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने सवालिया अंदाज में कहा कि भाजपा जानना चाहती है कि क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हैं। अगर नहीं करते तो इससे इनकार करें। जन औषधि दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। पीएम मोदी की पहल पर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे देश भर में गरीबों को महंगी दवाइयों से बड़ी राहत मिल रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आज देश के 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाएं मिल रही है। यहां तक कि कैंसर की भी दवाएं सस्ती दरों पर मिलती हैं। जन औषधि दिवस के मौके पर केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के द्वारका में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। पीएम मोदी की पहल पर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे देश भर में गरीबों को महंगी दवाइयों से बड़ी राहत मिल रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मिडिल क्लास लोगों को इन केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जन औषधि दिवस 2023 के मौके पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने नई दिल्ली के पटपड़गंज में जन औषधि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। जन औषधि केंद्र के लाभार्थियों से मिले और उनके अनुभवों को जाना। कार्यक्रम का मकसद जन औषधि केंद्रों के बारे में लोगों को जागरूक करना था। केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने कहा कि आज देश का हर नागरिक सस्ती दरों पर गुणवत्ताशाली जेनेरिक दवाएं ले सकता है। मुरुगन ने कहा कि माताओं और बहनों को 1 रुपए में सैनिटरी पैड भी केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है, ताकि वे किसी भी किस्म के संक्रमण से बच सकें और स्वस्थ रहें। वरिष्ठ फोटो पत्रकार शिप्रा दास के साथ 13 फोटोग्राफर्स को नई दिल्ली में एक समारोह में विभिन्न वर्ग में एक राष्ट्रीय
फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र की उपस्थिति में पुरस्कार वितरित किए। फोटो पत्रकार शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेशेवर फोटोग्राफर और शौकिया फोटोग्राफर प्रत्येक वर्ग में 6 फोटोग्राफर्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा है और यह विश्व की तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश भर में भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकें हो रही हैं और भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत विश्व तक पहुंच रही है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि देश में उत्कृष्ट फोटोग्राफर्स इस विरासत को विश्व तक पहुंचाने में अहम किरदार निभा सकते हैं। भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 केरल में तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। यह पहली बार है जब दोनों देशों की सेनाएं इस प्रारूप में तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना के सैनिकों और फ्रांस की 6ठी लाइट आर्म्ड ब्रिगेड के एक कंपनी समूह के प्रत्येक दल के साथ शामिल हो रही हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर की फिजा में अब आमूल चूल परिवर्तन नजर आने लगे हैं। पुलवामा में नागरिकों द्वारा बहादुर सिपाही पवन कुमार की याद में कैंडल लाइट एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया। सिपाही पवन कुमार ने ऑपरेशन पोटंगम पोरा के दौरान आतंकवादियों से मस्जिद की पवित्रता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, लेकिन लोगों के ज़हन में बहादुर सिपाही पवन कुमार आज भी जिंदा हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के सिक्किम को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने के तहत केंद्र सरकार ने सिक्किम के रंगपो से अगले साल तक वंदे भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार पर काफी अधिक बल दे रही है। इसी के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को सम्मान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि दिसंबर 2024 तक सिक्किम के रंगपो में वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। वहीं सिक्किम को जोड़ने वाली निर्माणाधीन रेल परियोजना को लेकर रेल मंत्री ने कहा कि यह बहुत कठिन परियोजना है, लेकिन इसमें अच्छी प्रगति हो रही है। उन्होंने बताया कि रविवार को ही परियोजना का निरीक्षण भी किया गया था। दिसंबर 2024 तक वंदे भारत ट्रेन सिक्किम के रंगपो पहुंच जाएगी। वंदे भारत के राज्य में शुरू होने से सिक्किम के रंगपो में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये हमारी दिल्ली जो कभी आबाद थी, आज हमसे लूट ली गई। तुम्हारी किस्मत में वतन के लिए लड़ना लिखा है। जाओ, जंग जारी रखो। एक वक्त खान हमारे पास भी है। न्यू जनरल एस्टर विल्सन। हमला! हिंदुस्तान जिंदाबाद! ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर डीडी न्यूज में नारी शक्ति को समर्पित डीडी डायलॉग नारी शक्ति एट नया भारत का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर एक वीडियो संदेश दिया। उन्होंने अपने संदेश में दूरदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं को समर्पित और समाज में महिलाओं के योगदान का उत्सव मनाने के लिए दूरदर्शन ने डीडी डायलॉग का आयोजन किया है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी डीडी डायलॉग में पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत में आज महिलाओं को समान अवसर और नेतृत्व के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने इस साल 26 जनवरी की परेड में मिस्र के राष्ट्रपति ने कर्तव्य पथ पर सेना में महिलाओं के नेतृत्व को देखकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत में महिलाओं को उचित नेतृत्व मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश में 1000 लड़कों के मुकाबले 1020 लड़कियां हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच बदलने में पीएम नरेंद्र मोदी ने अहम योगदान दिया है, जिसकी बदौलत देश में आज ये स्थिति बन सकी। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।